सुनो सुनो सुनो, जानते हो आरएसएस क्या दावा कर रही है? आरएसएस ये दावा कर रही है कि गौतम अडानी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश में योर्स ट्रूली अभिसार शर्मा शामिल है। इनका कहना है कि अभिसार शर्मा एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है जिसके अंतर्गत गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति से 22वें नंबर पर आ गए। दोस्तों, ये तमाम बातें जो हैं आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में आई हैं। वाकई दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से मेरा सिर्फ एक नाता है कि मैं जहां रहता हूं ना, वहां से कुछ दूरी पर हिंडन नदी है। अगर उस नाते के अंतर्गत मेरा हिंडनबर्ग के साथ नाता है तो आपकी सोच पर मुझे दया आती है। और वो कौन सी फिल्म थी? हेरा फेरी ना। उसमें परेश रावल कहता है, उठा ले रे देवा, मुझे नहीं, इनको और इनकी सोच को। दोस्तों, आरएसएस का यह दावा शॉकिंग ही नहीं, बहुत ही हास्यास्पद है। आरएसएस कौन सी संस्था है? आरएसएस वो संस्था है जो कि भारतीय जनता पार्टी, इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी की पैतृक संस्था है विचारधारा के लिहाज से। अब वो ये दावा कर रही है कि अंतरराष्ट्रीय साजिश में गौतम अडानी को गिराने में अभिसार शर्मा का हाथ है, कुछ वामपंथी पत्रकारों का हाथ है। उनकी रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं आपकी स्क्रीन पर। यह देखिए साहब, पत्रिका ने दावा किया है कि इस कार्टेल के अन्य सदस्यों में अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, फे डिसूजा और आलोक जोशी के नाम हैं। इनकी खबर क्या कहती है? कार्टेल से इनका मतलब है एक ऐसा गुट जो साजिश कर रहा है गौतम अडानी को गिराने के लिए। और ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ऑर्गेनाइजर ने इन पत्रकारों पर विदेशी धन से संचालित एनजीओ से प्रशिक्षण और इनके भारतीय पार्टनर्स, एनजीओ और मीडिया संस्थान से पैसे लेने का आरोप लगाया है। पत्रिका ने दावा किया है कि नए डिजिटल शार्पशूटर द वायर, द कारवां, ऑल्ट न्यूज, न्यूज क्लिक जैसी प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स में भर्ती किए जाते हैं और इनका काम राष्ट्रवादी संस्थाओं और लोगों को निशाना बनाना है। 2016 से हो रहे हैं अडानी पर हमले। ऑर्गेनाइजर का आरोप है कि अडानी समूह पर हमले की शुरुआत हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आने के बाद 25 जनवरी 2023 से नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत 2016-17 से ही ऑस्ट्रेलिया से हो गई थी। बाद में दोस्तों, नाम किन खास पत्रकारों का लिया गया है वो मैं आपको बताता हूं। पत्रकारों में द वायर की संपादक सीमा चिश्ती, द न्यूज मिनट की सह संस्थापक धन्या राजेंद्रन, न्यूज क्लिक के प्रवीर पुरकायस्थ, यूट्यूब चैनल द देशभक्त के आकाश बैनर्जी पर इस कार्टेल में शामिल होने का आरोप लगाया गया। और यहीं पर वो लोग आगे कहते हैं कि इस कार्टेल के सदस्यों में अभिसार शर्मा भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, गौतम अडानी के इतने सारे बिजनेस विरोधी हैं। मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, सुनील मित्तल और न जाने कौन कौन। इनमें से कोई साजिश में शामिल नहीं है। साजिश में कौन है? अभिसार शर्मा। वाह आरएसएस, वाह। अगर इस सरकार को लगता है, अगर आरएसएस को लगता है कि अपने परम मित्र, अपने सबसे खास उद्योगपति को बचाने का बस यही रास्ता है जहां आप मेरे जैसे पत्रकारों पर निशाना साधें, जो मुख्य धारा की मीडिया का हिस्सा भी नहीं है, जो एक छोटा डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, अगर आपकी दिमाग ये है तो ये पता चलता है कि मानसिक तौर पर किस तरह का दिवालियापन इस वक्त आरएसएस के जहन में या भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र में है। हां, अंतरराष्ट्रीय तौर पर गौतम अडानी मामले और विवाद की गूंज हो रही है। आपके स्क्रीन पर एक एक करके मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हर जगह पर क्या चर्चा हो रही है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर रॉयटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस शेल्व्स $122 मिलियन बॉन्ड प्लान। खबर आई है ब्लूमबर्ग न्यूज पर, रॉयटर्स इसे कवर कर रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर फाइनेंशियल टाइम्स में भी इस पर खबर आई है, द अडानी अफेयर, द फॉल आउट फॉर मोदीज इंडिया। फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पूरा अडानी विवाद है, जिसमें हिंडनबर्ग ने उन पर
मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मार्केट्स की हेरफेर का आरोप लगाया है और यही नहीं, फर्जी शेल कंपनियां बनाने का आरोप लगाया है। इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है, इस पर बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट की है। यही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स, आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये आर्टिकल देखिए। यह आर्टिकल क्या कहता है? गौतम अडानीज राइज वॉज इंटरट्वाइंड विथ इंडियाज, नाउ इट्स अनरावेलिंग। इसमें कहा गया कि जैसे जैसे भारत का उदय हो रहा था, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मोदी का उदय हो रहा था, उसी के साथ साथ गौतम अडानी का भी उदय हो रहा था। इसमें यह भी बताया गया है कि गौतम अडानी उस साल विवादों में फंसे हैं जहां से अब से बस 1.25 साल में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि चुनावी साल में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनके दामन पर एक ऐसा दाग हो जिसका खमियाजा, जिसका नुकसान उन्हें चुनाव में भुगतना पड़े। तो एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, चाहे रॉयटर्स हो, चाहे ब्लूमबर्ग हो, चाहे फाइनेंशियल टाइम्स हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, तमाम जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात, हां, गौतम अडानी पर मैंने रिपोर्टाज की है। मैंने गौतम अडानी पर कई मौकों पर रिपोर्टाज की, और क्यों ना करूं, क्योंकि यह ना भूलें कि 2014 से पहले गौतम अडानी दुनिया के 609वें सबसे धनी व्यक्ति थे, मगर 2014 के बाद पिछले 2 ही सालों में वो दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए। फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने उभर कर आती है, नतीजा यह होता है कि वो 22वें नंबर पर आ जाते हैं। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का इतना करीबी है, मैं उस पर रिपोर्ट नहीं करूंगा तो कब करूंगा? और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि गौतम अडानी पर गंभीरता से मैंने रिपोर्ट कब की थी? जब उन्होंने एनडीटीवी पर कब्जा किया था। एनडीटीवी पर जैसे ही उन्होंने कब्जा किया था, उसी के बाद मैंने किया। और मैंने क्यों किया था आप सबको पता है, क्योंकि एनडीटीवी आखिरी इकलौता चैनल था जो सत्ता से सवाल पूछता था। अब गौतम अडानी का कब्जा हो गया इस पर। गौतम अडानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं, नरेंद्र मोदी जो एनडीटीवी से नफरत करते हैं 2002 के वक्त से। आपको क्या लगता है, ऐसे में इसके बाद क्या आपको वाकई लगता है कि एनडीटीवी में सच्ची पत्रकारिता होगी? और नतीजा आपके सामने, इन चेहरों पर गौर कीजिए। रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ दिया, श्रीनिवासन जैन एनडीटीवी छोड़ दिया, निधि राजदान उन्होंने भी एनडीटीवी छोड़ दिया। आज भाजपा के प्रचार तंत्र और खुद गौतम अडानी को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर जो सच्चे पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, वो एनडीटीवी छोड़ने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्या वजह है कि जो सत्ता की गुलामी करते हैं वही वहां पर टिके हुए हैं? क्या वजह है, मुझे बताइए। क्योंकि देखिए, अगर तो गौतम अडानी के रहने से उनकी पत्रकारिता पर कोई असर नहीं पड़ता तो ना रवीश छोड़ते, ना श्रीनिवासन जैन छोड़ते, और ना ही निधि राजदान छोड़ते। तो एक तरफ तो पत्रकारिता, भारतीय जनता पार्टी सरकार और गौतम अडानी, इस मुद्दे पर सवाल है। दूसरी तरफ आरएसएस ये वाहियात चीज सामने लेकर आती है जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि साहब अजीत अंजुम, वायर, अभिसार शर्मा, आकाश बैनर्जी, फे डिसूजा, ये तमाम लोग मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहे हैं, और इनका यह भी दावा है कि इन्हें बाकायदा पैसे मिले हैं इन चीजों के। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसी भारत सरकार के इनकम टैक्स विभाग ने मुझ पर 14 करोड़ की टैक्स चोरी का मुकदमा किया था। उस मामले में मुझे और मेरी पत्नी को शानदार जीत मिली थी, और अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जिन इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने अभिसार शर्मा और उनकी पत्नी पर एक केसेस दर्ज किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो जीत इतनी सॉलिड थी दोस्तों कि मोदी सरकार ने हाईकोर्ट में उसे चुनौती तक नहीं दी। इतनी शर्मिंदा करने वाली हार थी उनकी। और यही नहीं, आपको याद है जब न्यूज क्लिक पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड पड़ी थी, उसके बाद मुझे भी पूरे 1 दिन ईडी बुलाया गया था, प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया था। आप तो मुझे पूरी तरह से खंगाल चुके हैं, और मैं फिर आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, आइए फिर से नोटिस भेजिए। मैं आपके दफ्तर में आऊंगा, मुस्कुराते हुए हर बार, गाना गाते हुए भी। बताइए, कहने का अर्थ यह है कि आपसे जो मर्जी बन पड़ता है आप कीजिए,
मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरे साथ सिर्फ मेरा परिवार है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई अंतरराष्ट्रीय कार्टेल है, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरा परिवार है। और इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन तमाम मंचों पर जो मेरे समर्थक हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, यह है मेरी ताकत। अगर उनका समर्थन लेना, मसलन यूट्यूब पर इस वक्त मेरे करीब 16 लाख फॉलोअर्स हैं, अगर उनका समर्थन लेना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। फेसबुक पर मेरे करीब 11 लाख फॉलोअर्स हैं, अगर उनका समर्थन लेना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। ट्विटर पर मेरे 17 लाख फॉलोअर्स हैं, अगर उनका समर्थन लेना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। मुझे इन लोगों का समर्थन मिल रहा है। क्या करेंगे आप ट्विटर के 17 लाख, फेसबुक के 11 लाख और यूट्यूब के 16 लाख जो मेरे सदस्य हैं या फॉलोअर्स हैं, उनकी भी जांच करेंगे। ऑल द बेस्ट, करिए जांच। दोस्तों, वाकई ये इस सरकार के मानसिक दिवालियेपन का एक जीता जागता प्रमाण है, एक जीता जागता सबूत है दोस्तों। यानी कि आज की तारीख में जब अडानी मामला इस सरकार की गले की फांस बना हुआ है, तो आप स्केपगोट बनाइए उन पत्रकारों को जो महज अडानी मामले में आपके सामने तथ्य रख रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैंने अडानी पर जितनी भी रिपोर्ट्स की हैं उनमें से एक भी तथ्यों से परे नहीं है। मैंने सिर्फ हिंडनबर्ग के दावे आपके सामने पेश नहीं किए। गौतम अडानी के सीएफओ ने जिस तरह से तिरंगे का सहारा लेकर अपनी बात रखी थी, या गौतम अडानी ने जब कहा था कि यह भारत पर हमला है, हम पर हमला, भारत पर हमला है, या उन्होंने खुद पर हमले को जलियांवाला बाग से उसकी तुलना की थी, मैंने वो भी तथ्य आपके सामने रखे थे। वो तथ्य चाहे जितने भी वाहियात हों, मगर वो तथ्य रखे थे। ऐसा नहीं है कि मैंने गौतम अडानी के पक्ष को पूरी तरह से इनकार कर दिया था या सिरे से खारिज कर दिया था, नहीं, उनके तथ्य को भी मैं रख रहा था। मगर अब ऑर्गेनाइजर का या आरएसएस का जो मानसिक दिवालियापन है वो आपके सामने है। या ये दावा किया जा रहा है कि मैं और कुछ अन्य पत्रकार जो मुख्यधारा की न्यूज चैनल्स और अखबारों का हिस्सा भी नहीं है, जिन्हें इनके ट्रोल्स बेरोजगार बुलाते हैं, हां जी, मजाक नहीं है साहब, ये लोग मुझे बेरोजगार भी बताते हैं। सोचिए साहब, एक बेरोजगार पत्रकार अपने घर में बैठे बैठे अंतरराष्ट्रीय साजिश रच रहा है। तुम्हारे दिमाग के क्या कहने। दोस्तों, अगर इसका मकसद यह है कि इन मुद्दों पर मैं पीछे हट जाऊंगा, खामोश हो जाऊंगा, तो आप गलतफहमी में हैं। इस मुद्दे पर तथ्यों के साथ मैं रिपोर्ट पेश करता रहूंगा। अगर अडानी अमेरिका में जाकर केस दर्ज करते हैं और अगर वो केस अमेरिका में जीत जाते हैं हिंडनबर्ग के खिलाफ, तो उनकी जीत की खबर भी इस मंच पर मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं उसे ब्लैकआउट कर दूंगा जैसे कुछ चैनल्स करते हैं, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं। इसलिए आरएसएस इस मुगालते में न रहे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।